अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के निर्देश सामने आए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार प्रमुख सचिव को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान 72 घंटे में पूरा कराया जाएगा कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत। मुख्यमंत्री ने निर्देश साफ तौर पर दिए हैं। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, टाइटनिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यात्रा मार्गों पर शिविर लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का अभिनंदन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव को विशेष दिशा निर्देश दिए। 72 घंटे में पूरा कराए जाए सभी कांवड़ मार्गों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर साफ सफाई और टाइटनिंग की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर शिविर लगाए जाएंगे। पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का अभिनंदन सरकार करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि 72 घंटे में जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग है उनकी मरम्मत कराया जाए, उनकी साफ सफाई, टाइटनिंग व्यवस्था की जाए। साथ ही यात्रा मार्गों पर जगह जगह शिविर लगाए जाए कांवड़ियों के लिए। इसी दौरान पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का अभिनंदन करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव को विशेष दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साफ तौर पर आपको बता दें तो 72 घंटे में सभी कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत कराई जाएगी। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। वहीं यात्रा मार्गों पर साफ सफाई और टाइटनिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यात्रा मार्गों पर शिविर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तैयारियां जो है शुरू कर दी है, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को भी सख्त और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ निर्देश यहां पर दिए गए हैं, क्या जानकारी? कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से संजीदा है और उन्होंने डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ साथ प्रमुख सचिव मनोज सिंह समेत तमाम अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिया है। और निर्देश की बात करें तो यूपी सीएम का पहला विशेष निर्देश है कि 72 घंटे के भीतर कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो सड़क है उसे पूरी तरह से बनाई जाए, मरम्मत का काम हो, जिससे कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा न झेलनी पड़े और साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और इन सब के बीच सहायता शिविर भी लगाने का यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेगी। इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया जाए और सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किया जाए और रास्ते में पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए भी शिविर लगाया जाएगा। चिकित्सा कई बार ऐसा देखने को मिलता है मोहम्मद आसिफ की कांवड़ियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ी चुनौती कांवड़ यात्रा के दौरान होती है। किसी भी तरह की परेशानी कांवड़ियों को ना हो, इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल रिया, कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए जो है पुलिस पूरी तरह से निगरानी करेगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और साथ ही साथ पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाएगी। वहीं अगर बात करें कि मार्ग दुर्घटनाओं में भी कांवड़ियों की मौत हो जाती है, बीते वर्ष भी कई कांवड़ियों की मौत हुई थी, तो इसको लेकर यूपी सरकार ने खास दिशा निर्देश दिया है कि जिस रास्ते पर कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रोड का रूट डाइवर्जन रहेगा, उस रास्ते पर भारी वाहन नहीं चलने पाएंगे, जिससे कांवड़ियों को जो है दुर्घटनाओं से बचाया जाए। साथ ही साथ जो है
मानक के अनुरूप ही डीजे बजाने का भी निर्देश योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। और योगी सरकार के इस फरमान को डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को निर्देश दे दिया गया है। और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरह से एक प्लान तैयार किया गया है उसे अमल में लाने के लिए अब मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से रूट डाइवर्जन की आपने बात कही, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है हाईवे में या फिर सड़क मार्गों में कांवड़ियों और कई बार कांवड़ियों को जो होता है बाहरी जो व्हीकल होते हैं उनसे खतरा होता है। ऐसे में कौन कौन से रूट्स यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल रिया, अगर बात करें हाईवे की तो NH56 NH53 पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस पर जो है विशेष सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। जो कांवड़ यात्रा जो निकलेगी चलती रहेगी उसके अगल बगल जो है पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। यातायात पुलिस की भी तैनाती की गई है जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। और साथ ही साथ जो भारी वाहन है और इसके अलावा जो है जो भारी वाहन है तेज रफ्तार में चलते हैं उन पर भी पूरी नजर रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से दुर्घटना तेज रफ्तार की वजह से भी होती है। पहली बात तो तेज रफ्तार के वाहनों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा, उनका रूट डाइवर्जन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हल्के वाहन है उनको पास कराने के लिए यातायात पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में लखनऊ से सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड समेत ऐसे रूट हैं जहां पर तेज रफ्तार और भारी वाहन चलते हैं। बिल्कुल, यानी कांवड़ यात्रियों को या कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसको देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। जगह जगह पर शिविर लगाने की बात की गई है, साथ ही रूट्स को भी डाइवर्ट किया और सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर पर इंतजाम यहां पर देखने को मिलेंगे। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। इस दौरान बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके संकेत दे दिए हैं। सपा को महाराष्ट्र और हरियाणा में इस दौरान सीटें भी मिल सकती है। तो सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की डिमांड की गई थी, उसके तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सपा को दोनों राज्यों में सीटें देने को तैयार हो गई है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहीं दूसरी तरफ साल के अंत में अक्टूबर के समय में महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो लगातार चर्चाएं यही चल रही थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो की नीति अपनाने के तहत उन्होंने साफ कर दिया था कांग्रेस के आगे कि अगर उपचुनाव में सीटें चाहिए तो हरियाणा और महाराष्ट्र में हमें सीटें देनी होंगी, जिससे यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें, सपा को महाराष्ट्र और हरियाणा में इसके बदले सीटें मिल सकती हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीटें देगी और उसके बदले में कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देने को तैयार हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये जोड़ी हमें उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें समाजवादी पार्टी कुछ सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है, यानी कांग्रेस और सपा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी। इसके बदले महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जो नीति अखिलेश यादव ने जिस नीति के संकेत दिए थे कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, यानी कि क्या माना जाए? सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीटें देने को तैयार हो गई है। साफ तौर पर यही संकेत कि क्या ये जो जोड़ी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल यार, लोकसभा चुनाव के बाद जो 10 सीटों पर यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इस पर और साथ ही साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी के बीच अटकलों का बाजार गर्म था। और ये अटकलें यहाँ भी लगाई जा रही थी कि जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रार चल रही है, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह जुदा हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर पक्की भी है, यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुनाव लड़ाएगी और जिसकी सहमति बन गई है। और इसके एवज में हरियाणा सीट की बात करें तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड रखी थी, इस पर भी कांग्रेस की तरफ से सहमत बन गई है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने डिमांड किया था कांग्रेस से, इसको लेकर भी पूरी तरह से दोनों के बीच सामंजस्य बैठ गया है। सीट शेयरिंग लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें मोहम्मद आसिफ, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 पहले से ही समाजवादी पार्टी जीती थी, इससे पहले हमने देखा था, और 5 में एनडीए गठबंधन। अब जिस तरह से 2 सीटों पर बात यहां पर बनती हुई दिख रही है कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें कांग्रेस को देगी, बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन बीजेपी से कहीं आगे निकल गया था। अब बीजेपी के लिए किस तरह से चुनौती यहां पर खड़ी होती हुई? देखिए रिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला अपनाया और उसका साथ कांग्रेस ने पूरी तरह से दिल से दिया, और यही वजह रही कि 37 सीटों पर यूपी में इंडिया गठबंधन का कब्जा हो गया और पीडीए फार्मूले पर आगे भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला और भी मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं से मीटिंग किया, और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को दलितों और ओबीसी यानी कि बैकवर्ड लोगों के बीच जाकर अपनी गहरी पैठ बनाने का फरमान सुनाया है। और इस फरमान के बाद बिल्कुल, एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला जिसने करिश्मा दिखाया उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ बीजेपी में अंतर कला, आखिर कैसे निपटा जाएगा उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, जिन 2 सीटों की आपने बात कही कि कांग्रेस को 2 सीटों पर बात बनी है, कांग्रेस को 2 सीटें देने पर, कौन कौन सी ये 2 सीटें हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें 2 सीटों पर तो अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पश्चिम की यह 2 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यहाँ से कांग्रेस को 2 सीटें दी है, पश्चिम की सीटें, और पश्चिम में कहीं न कहीं कांग्रेस की गहरी पैठ भी है। सहारनपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी इमरान मसूद जीते थे, और अगल बगल क्षेत्रों में कांग्रेस का कुछ ज्यादा ही दबदबा है। और पश्चिम सीट की बात करें तो कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर रालोद से कांग्रेस जो है कुछ सीटें छीनने का दम भी रखती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और रालोद के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। और इसी बात पर मंथन हुआ, हालांकि सीटों की बात करें तो सीटों का ऐलान अभी नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही सूत्रों का दावा है कि पश्चिम में 2 सीटें कांग्रेस लेगी और उस पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, और पूरी रणनीति जो है तय कर ली गई है। और इस रणनीति को देखते हुए जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हुई है और कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन को वह लगातार बैठक भी कर रही है, जो बीजेपी में आपसी रार है, अंतर कला है, इसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह बीजेपी और सपा के बीच वार चल रहा है, इस पर तमाम पोस्ट डाली जा रही, इसको लेकर भी
चर्चाओं का बिल्कुल, और बाजार यही गर्म वजह है है। कि उपचुनाव का रण यहाँ पर काफी ज्यादा भीषण बना हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरकलह से निपट रही है, दूसरी तरफ बैठकें मंथन का दौर जारी है, वहीं तीसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीट शेयरिंग पर फिलहाल बात बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। हालांकि उपचुनाव में जनता किसको अपना समर्थन देती है, किसको आशीर्वाद देती है, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव यहां पर देखने को मिला था, लगातार उसको लेकर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो वहीं उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि उपचुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे, कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने खुद माना है कि दलाली हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। की और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, दो, केवल ये फैसला टला है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं, वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। मेरी इच्छा है कि आप ही बन जाओ, तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे होगे।
बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।